हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक और क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि हमारा है 430/1/1 मैथ्स बेसिक का। ओके, तो इसके हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इनको देखिए, अच्छे से करिए, पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिए, फिर अपने आंसर्स को मिलाइए। ठीक है, ये भी आपके रिसेंट जो पेपर हुए थे उनके सॉल्यूशंस हैं। ओके, 2025 में ही तो देख लीजिए। देखिए, बेसिक में जो पेपर आएंगे बिल्कुल ही आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, कहीं पे आपको थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है इफ HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B इज 1 देन देयर LCM इज। ओके, जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो देखिए आप वहां पर ना कोई वैल्यू मान लिया करिए। अब वैल्यू कौन सी माननी है? जो यहाँ पे लिखे टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर अपनी मर्जी से आप कोई भी मान लीजिए, जैसे 2 ले लिया मैंने और बी मैंने एक ले लिया 3। ओके, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका HCF 1 होना चाहिए। अब 1 किसका HCF होता है? तो 1 जैसे अगर हम 2 प्राइम नंबर लें, ठीक है, तो उसका HCF 1 मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नंबर होता नहीं है दोनों में, इसलिए उसका HCF 1 मिलेगा। इसलिए मैंने 2 और 3 लिए। आप ऐसे 5 और 7 भी ले सकते हैं। ओके, कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, उनका HCF आपको 1 ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे इसको चूज कर लिया। अब उसने क्या रखा है, देन देयर एलसीएम इज। अगर हम इसके एलसीएम को निकालें तो आपने देखा होगा इनका एलसीएम कैसे आता है। एक तो वो नंबर लेना पड़ता है आपको, और दूसरा आपको सेकंड वाला नंबर लेना होता है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका उससे एलसीएम मिल जाता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिला होगा, जैसे ए हमने इसको बोला था, बी इसको बोला था, इसका मल्टीप्लीकेशन से वो आंसर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटू बी। और डायरेक्टली भी इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब HCF 1 दिया है किसी भी 2 नंबर का, तो उसका एलसीएम उसका मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया है। सेकंड देखिए, द नंबर 3 + √2। अब 3 + √2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर इरेशनल ही मिलेगा, बिकॉज ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी 1 मार्क्स में आती है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ओके, अब b कौन है, a कौन है और c कौन है, सभी को पता है। x² का कोएफिशिएंट आपका a हो गया, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब a। ये आपका b हो गया x का कोएफिशिएंट, और ये आपका c हो गया। साइन के साथ लिखना है, ध्यान रखेंगे। तो b की वैल्यू है -3। ओके, पूरी वैल्यू को लिखना है। 4, a की वैल्यू है 1, ओके, और c की वैल्यू है -2। ओके, माइनस के टाइम पे ब्रैकेट लगा दें। अब देखिए, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बिकॉज माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देखिए, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो इसको आपको प्लस कर देना है। अब 4 की 2 से कराइए 8, और 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 2 = 8। अब 9 + 8 दोनों ही प्लस है, तो 9 + 8 होता है 17। तो जहाँ पे 17 लिखा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, ठीक है। अगर एक पेपर में आएंगे आगे, तो इनको गलत करना मतलब आप बहुत ही बेसिक और सिली मिस्टेक्स करेंगे अगर इनको गलत करते हैं तो, ठीक है। तो इनको जरूर करके जाइए। फोर्थ क्वेश्चन, द इक्वेशन x + 1/x = 3 इज एक्सप्रेस्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c, द वैल्यू ऑफ a - b + c। अब a, b और c की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये इक्वेशन बोली गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करने के लिए। अब क्वाड्रेटिक का मतलब है कि हमें स्क्वायर लाना पड़ेगा। अब देखिए, इस इक्वेशन में आपके पास x है, x से x स्क्वायर कैसे बनेगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को बाय x, ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा x²। नेक्स्ट में जब आप x की 1/x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और लास्ट में आप 3 की कराएंगे तो ये आपका 3x हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। अब आपको जो जनरल टर्म पता होगा, पहला होता है स्क्वायर वाला टर्म, फिर आता है x वाला टर्म, तो ये प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x, और लास्ट में होता है नंबर वाला टर्म। यहाँ से अब a, b और c की वैल्यू ले लेंगे, तो a आपका x² का कोएफिशिएंट है जो कि 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो b आपका x का है जो कि है -3, और c हो जाएगा 1। ओके, अब a, b, c की वैल्यू यहाँ रख देते, तो a की वैल्यू है आपकी, हमें निकाला था a - b + c, तो a है 1, b है -3 और c है 1।
देखिए माइनस, ध्यान रखेंगे ये माइनस और बाद में b का साइन भी माइनस का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्लस बन जाएगा, तो 1 + 3 + 1 ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। देखिए अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1/x का x हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये कट जाएगा, इधर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, वरना आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे x + 1/x = 3 लिखा है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब x और 1 का x जो एलसीएम होता है, x और 1 का एलसीएम वो क्या होता है, आपका x होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, ऊपर भी करना पड़ेगा x से, एलसीएम लेना हमने देखा है। तो x के x से कराए x², ऊपर बन गया प्लस और नीचे एलसीएम आ चुका है x। ओके, डिवाइड का x इधर जाएगा तो फिर आपका आ जाएगा 3x, फिर आपको इसको अरेंज कर देना है। ओके, आना वही है। ओके, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, आपने 9th में पढ़ रखा है एब्सिसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो जो आपका x वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। ओके, और जो आपका y होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब x और y कहाँ, पहला वाला पोजीशन x का होता है, दूसरा वाला पोजीशन y का होता है। तो देखिए पहली पोजीशन पे 3 लिखा है तो ये x की वैल्यू है और दूसरी पोजीशन y की है। ओके, और इसको ही बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो हमें निकालना था एब्सिसा माइनस ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा था 3 माइनस ऑर्डिनेट की वैल्यू खुद में माइनस की है, ध्यान रखेंगे खुद में माइनस है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा ब्रैकेट के साथ। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और +5 होता है आपका 8, तो 8 पे आप आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे क्वेश्चंस पे बस आपके साइन गलत हो जाएंगे जिसकी वजह से आंसर गलत होगा, वरना ये गलत नहीं होंगे। ओके, पेशेंस के साथ करना है इसको ध्यान से। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन इन रेशियो। तो देखिए मिड पॉइंट हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली 20 से डिवाइड करता है 1:1 में, तो 1:1 डायरेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी जो होती है हमारी वो इस साइन से दिखाई जाती है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं है तो RHS नहीं है, क्योंकि RHS जो होता है कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है। ओके, कॉन्ग्रुएंसी में हमने सारे क्राइटेरिया पढ़े हैं, तो RHS इसका होता है। ठीक है, एंगल भी होता है सिमिलैरिटी का, SAS भी होता है, साइड भी होता है। ओके, और एक एंगल भी था हमारा। ओके, लेकिन RHS नहीं होता है, तो ध्यान रखना हमारा आंसर हो जाएगा RHS। ओके, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी का होता है, सिमिलैरिटी का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच इज ट्रू अबाउट द मीजर ऑफ P की वैल्यू कौन सी ट्रू होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप देखें तो आपको थोड़ा सा वहां पे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये P की वैल्यू कैसे निकलेगी। उससे पहले आपको दोनों ट्राइंगल को चेक करना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। अब सिमिलैरिटी के लिए क्या होते हैं, हमारे 2 क्राइटेरिया होते हैं, सारे एंगल बराबर होने चाहिए और सारी साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। ओके, मतलब प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। बट एंगल तो दिए नहीं है, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी निकालना है, तो उसको तो हम इक्वल नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो चेक करेंगे। अब जो मुझे कुछ एक जैसी साइड दिख रही है मैं उनको उठाता हूँ, जैसे कि ये रूट वाली है, इस वाली साइड के साथ रेशियो देखता हूँ। तो 3√3 6√3 के साथ देखते हैं डिवाइड, √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो रेशियो आ गया 1/2। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमको पता है 6 का डबल होता है 12, तो 6 के साथ हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 2 जा, ये भी आ गया 1/2। अब बचती है ये वाली साइड, इसको देख लेते हैं। तो 3.8 डिवाइड बाई 7.6, पॉइंट से पॉइंट घटा, 38 1 जा 38 2 जा, ये भी आ गया। सारी साइड्स का रेशियो सही आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि सारी साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। लेकिन सीक्वेंस आपको समझना है, सीक्वेंस क्या होगा। इधर से मैंने देखा था ACB। ओके, आप जहाँ से भी देख रहे हैं बस आपको ध्यान रखना है, मैंने कवर कैसे किया, पहले AC साइड देखी, फिर BC साइड देखी, फिर AB साइड देखी, तो मैंने कवर किया ACB। और इधर से मैंने पहले किसको देखा, RP, क्योंकि कवर इसके साथ किया था, फिर PQ, फिर ये। सिमिलैरिटी में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ट्राइंगल ACB सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल RPQ के। ओके, तो इसी तरीके से आपको उसको देखना है और आप देख सकते हैं कि सारे रेशियो इसी हिसाब से आए थे। ओके, अब आ जाते हैं आगे, हमें निकालना था एंगल P। अब एंगल P किसके करस्पॉन्डिंग है देख लेते हैं। तो एंगल P जो है वो एंगल C के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहीं से आपको बस चेक कर लेना है, बट यहाँ पे C दिया नहीं है, तो C नहीं दिया है तो C निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपको 2 एंगल ऑलरेडी दिए हैं। तो 2 एंगल दिए हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम जो होता है हमारा वो होता है 180। ओके, तो 8 + 6 14, 140 बन जाएगा। ये 140 उधर जाके इक्वल के माइनस होगा, तो ये 180 में से 140 माइनस किए तो आ गया 40।
तो ये एंगल आया 40, क्योंकि हमें पता है सिमिलैरिटी आ चुकी है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, सिमिलैरिटी में एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ये कौन से क्राइटेरिया से आया था, साइड 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 से, ओके, सिमिलर हो गया था, आपने देख लिया था ये, ओके। तो ध्यान रखेंगे सीक्वेंस ऐसे ही होना चाहिए, आपको समझना है। अब शेप को भी देखिए इसी साइड से बना हुआ है, ओके। तो अगर वो 3 साइड आ जाती है तो आपको वैसे ही ट्राइंगल को कवर करना है, ओके। नेक्स्ट 9th, ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, आप उसको देख लीजिएगा। इन द गिवन फिगर पी ए इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ पी की वैल्यू दे रखी है 10, ओके। और लेंथ ऑफ ए पी बतानी है, मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पे रेडियस दिया होता है, यहाँ पे इसको रेडियस बोलेंगे ओ ए को, तो आप आराम से यहाँ पाइथागोरस लगा सकते थे। रीजन क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और जो रेडियस है, ठीक है, इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे बनाऊं, ठीक है, जैसे मैंने इसे लिखा ए पी ओ, तो हमें पता है जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। ए पी की वैल्यू को हमने एक्स बोल दिया, ओके। और एंगल जो है पी की तरफ से हम देख रहे हैं वो कितना है, 30 डिग्री है। मैं इसको सीधा करके बस लिख दे रहा हूँ। ए ओ की वैल्यू पता नहीं है, ओ पी की वैल्यू आपको देखिए 10। अब ऐसे टाइम पे जब हमें दो साइड नहीं पता है तो पाइथागोरस नहीं लगेगी, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी आ जाएगा, तो आपको पता है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। अब ये वाली साइड 90 के 30 के सामने जो एंगल हमारा एक्यूट एंगल है, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, नीचे को बोलते हैं बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर दिया नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर निकालना होता तो निकालते हैं, ठीक है, बट हमको पूछा ही नहीं है। बस हमें ए पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। इसका उल्टा भी रेशियो ले सकते हैं, तो बेस और हाइपोटेनस होता है कॉस का रेशियो। एंगल कौन सा देखा है, 30 से देख रहा है, तो 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है √3/2। बेस की वैल्यू है x और हाइपोटेनस की वैल्यू है 10, ओके। अब ये डिवाइड से 10 उधर जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10√3/2, 2 से कट जाएगा ये, तो आ गया 5√3, ओके। तो ये 5√3 आंसर आ जाएगा। अगर हमसे रेडियस पूछता मान लीजिए, तब आराम से हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते थे, वरना कोई और रेशियो ले लेते। तब हम ये ले लेते, परपेंडिकुलर के साथ रेशियो ले लेते, बेस का साइन का रेशियो लेके, ओके। तो आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट में आते हैं अगले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 और कॉट दोनों एक दूसरे के, अगर हम देखें कि 10 की जो लाइन होती है, 10 की हमारी लाइन और कॉट, तो दोनों की 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ओके। तो ये बिल्कुल बराबर मिलेंगे, बिल्कुल सही है वो। अब साइन 90 और 1045, अब साइन 90 और 1045 देखने के लिए आपको टेबल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं टेबल को एक बार डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि टेबल में होता क्या है। तो सबसे पहले आपका 0 से एंगल शुरू होता है, फिर आता है 30, फिर 45, 60 एंड देन 90, ओके। अब जैसे अगर मैं साइन की बात करूं, ओके, एंगल यहाँ पे हम ए बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, कुछ भी, फिर कॉस आता है, फिर tan आता है, ओके। अब आपको सिर्फ पहली लाइन याद रखनी है। पहली लाइन क्या होती है, 0 से शुरू होता है, 1 पे खत्म होता है। यहाँ पे होता है 1/2, यहाँ होता है 1/√2, 3/2। कॉस बिल्कुल उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ √3/2 आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू आ जाती है, बीच में सेम आती है, ये 1/2 हो जाता है और ये लास्ट, ठीक है, उल्टा चल देता है। इनको डिवाइड करते हैं तो हमको 10 मिल जाता है, ओके। तो 0/1 क्या होता है हमारा, 0। इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। इधर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। इधर कैंसिल करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3, ओके। और लास्ट में 1/0 आपका होता है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन में कहा गया था साइन 90 और 1045 क्या बराबर है। तो देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 थी, साइन के नंबर पे देखिए, और 1045 की वैल्यू देखिए, 1045 की वैल्यू भी 1 है, तो बोथ आर इक्वल टू 1। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, ओके। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, बट आपको पता होनी चाहिए। अब पहले से आप बना के जब पता होगा तभी तो कर पाएंगे। अब 30 और cos 30 और sin 30 को देखिए, cos 30 और sin 30 बिल्कुल उल्टा है। cos 30 1/2 है और sin 30 आपका √3/2 है, तो यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, ओके। हमें फॉल्स वाले को चुनना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। और ये भी आपका इक्वल होता है, बीच में मिल रही है, देखो दोनों वैल्यू इक्वल है 1/√2 के, ओके। तो टेबल बनानी आनी चाहिए। साइन का फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे सेक मिलेगा, और 10 का करेंगे कॉट मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट 11th, इसकी वैल्यू बतानी है 10² माइनस 1/cos। 1/cos मैंने अभी बताया था, रेसिप्रोकल किसका होता है, सेक का, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब 10 और सेक के बीच में कौन सी आइडेंटिटी होती है,
तो एक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए। साइन ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस है, किसके साथ है, sec के साथ। तो sec का यहाँ प्लस है, इसको माइनस कैसे बनाएंगे, जब इसको इधर लेके आएंगे। ध्यान रखिए हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना दिए तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस इधर लाएंगे तो माइनस बनेगा, तो प्लस इधर आके बन गया माइनस। अब क्योंकि यहाँ बचा प्लस का 1 और इक्वल में 0 है। देखिए अब आपको सिर्फ इतना टर्म चाहिए, तो 1 को हटाना पड़ेगा। अब 1 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे। तो tan स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए, प्लस का 1 था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस का 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी अच्छे से याद रखें। 12th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है। डिप्रेशन वाला हमेशा ध्यान रखेंगे जब कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, ठीक है। लाइक एक बिल्डिंग है ये, जब ऊपर से नीचे देखेगा तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इमेजिनरी, और जो लाइन ऑफ साइट जो ये आपको दिख रही होगी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ नीचे से जब ऊपर देखता है तो हॉरिजॉन्टल जो जमीन है, ग्राउंड है, और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बट डिप्रेशन पूछा था तो डिप्रेशन का आंसर हो जाएगा Z, ओके। वाई नहीं बोलना है, तो Z इसका आंसर होगा, ओके, क्योंकि यहाँ बनता है। कई बार बच्चे गलती से जल्दीबाजी में यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एलिवेशन पूछता तो X होता आंसर, ओके, और वाई को हमें नहीं देखना है अभी कुछ भी, सिंपल यहाँ Z आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखिए ये शेडेड रीजन सिर्फ इतना पार्ट है, तो इनका सबका सम कर दो, R + R + L। तो R + R हो गया 2R + L। अब 2R + L कौन सा है, यही आगे पीछे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है ऐड करो किसी भी सीक्वेंस में सेम आंसर आना है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट और सर्कल टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल। अब सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है उसको 1/4 पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके। 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज क्वाड्रेंट, ओके। तो ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, πr² / 4, क्योंकि क्वाड्रेंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 4 से। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 πr²। तो इसका रेशियो देखना है किसके साथ, उसी पूरे सर्कल का एरिया के साथ। पूरा सर्कल का एरिया होता है πr², πr² से π² कैंसिल, सिर्फ बचेगा 1/4। तो 1/4 मतलब 1:4, ओके। तो ये आंसर आ जाएगा, और कॉमन सी बात है 1:4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिर्फ एक पार्ट होता है। नाउ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज सेम। अब क्यूब में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, टोटल में आपके 6 साइड्स होती हैं और लेटरल में 4 साइड्स होती है। क्यूबॉइड में भी यही होता है, चेंजेस आ जाते हैं। हेमिस्फीयर में भी हो जाता है, टोटल में आपका यहाँ पे कवर हो जाता है और कर्व में खाली होता है, ठीक है। बट स्फेयर के केस में आप इसको चाहे किसी भी तरीके से देखें, बाहर से खाली है तब भी आप इसके आउटर साइड को ही टच कर पाएंगे, ओके। भरा हुआ है तब भी आप इसके बाहर ही जा पाएंगे। तो इसका CSA और TSA दोनों बराबर होंगे, ओके। तो आप इसके फॉर्मूले भी देख सकते हैं, दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो आपको देखने को मिल सकता है, जो कि होता है 4πr², ओके। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है आपका, क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास। क्लास मार्क एक्चुअली आपने निकाला होगा मीन में, और क्लास मार्क होता क्या है, इसको XI बोलते थे। XI का फॉर्मूला क्या होता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। लेकिन मीडियन क्लास का निकालना है, तो मीडियन क्लास कैसे पता चलेगी, पहले आपको मीडियन क्लास पता करनी पड़ेगी। अब मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको बनानी पड़ती है CF। CF होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनाते हैं, तो देखिए फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू को सीधे लिख देंगे, फिर इसके साथ ऐड करते हैं। तो 2 + 3 5, फिर इसके साथ ऐड किया 5 + 7 12, इधर ऐड किया 18, इधर ऐड किया 24 और इधर ऐड किया 30। तो टोटल हो गया 30, ओके। अब कैसे पता चलेगा मीडियन क्लास का, तो n/2, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू है ना ये आपका n की वैल्यू होती है, ओके। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो 30 को 2 से डिवाइड किया, आया 15, ओके। अब चुनते कैसे हैं, तो देखिए सबसे जो 15 से बड़ी वैल्यू है, 15 के इक्वल की वैल्यू होती है, वो चुनते हैं। तो CF से याद रखेंगे, CF में, ओके, CF में 15 या 15 से बड़ी वैल्यू। तो 15 से बड़ी वैल्यू आपकी 18 मिल रही है, 15 मिलता तो चुन लेते हैं, बट 15 नहीं है तो 18। तो ये आपकी हो जाएगी मीडियम क्लास, ओके, ये वाला पार्ट।
तो बस इसी को बोलते हैं मीडियन क्लास। ओके, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी 55 से लेके 70। ओके, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, क्लास मार्क निकाल देते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, या उल्टा भी ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो ऐड कर लें, 5 + 0 5, 7 + 5 12 अपॉन 2, ये हो जाएगा 62.5। तो 62.5 इज द आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ से चीज़ों को बस देखिए, समझिए अच्छे से। ओके, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। 17 पे आते हैं क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम बैट्समैन इन टेस्ट मैचेस, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम मॉडल क्लास देखते हैं, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 10, और इसकी जो यहाँ पर लिखी हुई है ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी कौन सी, 4000 से 5000। अब क्वेश्चन में हमसे उसकी लोअर लिमिट बोली गई है, ठीक है, तो लोअर लिमिट इसको नीचे वाली को बोलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, 18 क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ध्यान रखेंगे, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ओके, अब श्योर होना ही होना है, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहले तो डाई फेंकते समय जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 आते हैं एक सिंगल डाई पे, बट इसने बोला गेटिंग नंबर बिटवीन, बोला बिटवीन मतलब ये बीच के नंबर, बट 1 और 6 भी तो मिल सकता है, तो बिटवीन के अलावा 1 और 6 मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 6 भी मिलेगा, ओके, बट इसने बिटवीन बोला है, तो मतलब ये सिर्फ सेलेक्टेड 2 3 4 5 की बात कर रहा है, जबकि 1 और 6 भी मिलता है, तो ये नहीं चुनेंगे। गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 7, तो 7 से नीचे ऑड नंबर कौन सा है, 5 है, 3 है, 1 है, बट यहाँ 6 4 और 2 भी मिल सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इवन नंबर, इवन 6 है, 4 है, 2 है, बट यहाँ पे ऑड भी मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो ये देखिए ये जो ऑल काउंटिंग नंबर होता है वो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो सारे ही काउंटिंग नंबर है और नेचुरल नंबर है, तो यही स्टेटमेंट है जो 7 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है, क्योंकि वो नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जाता है, बट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 से लेस वाले में यही तो आ रहे हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, ठीक है, जो सारी चीज़ों को यहाँ होल्ड करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। असर्शन रीजन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में देखिए, असर्शन में लिखा है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी इज द फैक्टर ऑफ LCM ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से वही काम करिए, यहाँ पर आपको कोई दो नेचुरल नंबर ले लेना है ए एंड बी। ओके, कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने 2 ले लिया और 4 ले लिया। ओके, ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, वहाँ पे 1 था HCF, तो हमें पता है कि 1 तभी आएगा जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ओके, अब इसका HCF निकाल लीजिए। HCF आपको पता है सिंगल सिंगल करके सॉल्व करते हैं। HCF वो कॉमन वाला नंबर होता है, तो HCF आ जाएगा 2। LCM भी निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकलता है, अलग अलग मतलब एक साथ सॉल्व करते हैं। LCM इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2 मतलब 4। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है, जो कि 2 है, HCF ऑफ ए एंड बी, ये क्या होगा, फैक्टर होगा LCM ऑफ ए एंड बी का। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जो 4 है उसका फैक्टर होगा, तो 4 के फैक्टर मतलब 4 को डिवाइड कर रहा होगा, तो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, तो देखिए 2 ही तो उसका HCF है, तो ये इसमें आ रहा है, तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ओके, फैक्टर का मतलब उसको डिवाइड कर रहा हो, बस सिंपल। मल्टीपल का मतलब होता है उसकी टेबल में आ रहा हो, और फैक्टर का मतलब उसको डिवाइड कर रहा हो, तो HCF उसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पे आते हैं, HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स। सही बात है, जो HCF है किन्हीं भी दो नंबर का, जो कि अभी हमने देखा था 2 आया था, उन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा था। कौन से नंबर, एक नंबर 2 लिया था, एक 4 लिया था, तो 2 2 को भी डिवाइड कर रहा है 1 सा, और 2 4 को डिवाइड कर रहा है 2 सा, तो मतलब ये भी सही है स्टेटमेंट, और दोनों में एक ही चीज के बारे में बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, डिवाइड कर रहा था इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट 20, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x प्लस py प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड दिस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट, ओके, इज 4। मतलब कंसिस्टेंट की सिचुएशन पहले पता रहनी है तुमने कि कौन कौन सी होती है। एक तो आपकी होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो कि होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन, इस पे भी कंसिस्टेंट मिलता है क्योंकि एक सॉल्यूशन होता है। और एक होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2,
जो कि होता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन, जिसके आपके कोइंसिडेंट लाइंस को बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस पे अगर ये सेटिस्फाई कर गया 4 वैल्यू, तो मतलब ये आपका कंसिस्टेंट होगा, नहीं किया तो ये नहीं होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसमें रख के देखता हूँ पहले, इनफाइनाइट वाले में। तो देखिए A1 आपका कितना है 4, x का कोएफिशिएंट, A2 आपका A2 P और वहाँ 8/2। एक एक टाइम पे इसको बराबर रख के देख लेते हैं। देखिए जैसे आप इसको रखेंगे आप 4/2 इक्वल टू P/2, इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू 4 आ गई। अब एक बार इसके साथ देख लीजिए, इक्वल रख के P/2 इक्वल टू 8/2, यहाँ पे 8 आ गई। अब एक जगह 4 मिल रही है, एक जगह 8 मिल रही है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना P की अलग अलग वैल्यूज एक ही इक्वेशन में, इक्वल कंडीशन में दोनों अलग अलग वैल्यू शो करना, ये गलत है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरी जगह अगर हम देखते हैं, सेकंड वाली कंडीशन है 4/2 नॉट इक्वल टू P/2, तो यहाँ पर आपका नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर P की वैल्यू 2, 4 जो है हमारा 8 इस तरीके से शो कर रहा है, अलग अलग वैल्यूज दिखा रहा है और नॉट इक्वल टू 4 भी दिखा रहा है। तो ये तो आपका नहीं हो रहा है, ओके। तो आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट वाला ही हो रहा है। इनकंसिस्टेंट चेक करते हैं। इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है? पैरेलल लाइन, नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो ये था आपका 4/2 P/2 नॉट इक्वल टू 8/2। तो इसको तो बराबर नहीं रखना है, इसको रखना है। तो 4/2 इक्वल टू P/2। देखिए यहाँ पर P की वैल्यू 4 आ रही है, बट ये जो कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की होती है और इसमें इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये आपका कंसिस्टेंट लिखा था, तो ये गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही होता है, जो कि होता है ऑप्शन नंबर डी, ओके। तो वही होगा, बट हम चेक कर लेते हैं। इसमें बोला ये कंडीशन जो दे रखी है इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। तो बिल्कुल सही बात है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। आपको इधर ले आना होता है इसको, ओके। और ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। तो ये थे आपके 20 MCQs। आप इनको खुद से करिए, फिर बाद में अपने आंसर्स मिलाइए, ओके। 20 में से कितने आपके सही हो रहे हैं, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट आपके MCQs के पेपर में हम मिलते हैं। बाद में और सेक्शन को भी हम एक साथ देखेंगे, अभी मैं MCQs करा रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर से पहले आप इनको कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।